गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो सीडीपी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये सेट नंबर 11 है। इससे पहले हम 10 सेट डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर वीडियोज़ डले हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा आप यहाँ पर क्लिक करके भी, ये सीडीपी 2021 लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करके भी वीडियोज़ देख सकते हैं। सीडीपी 2021, यहाँ से सीडीपी की वीडियोज़, हिंदी मॉक टेस्ट से हिंदी की वीडियोज़ आप देख सकते हैं। एक ही जगह पर आपको सारा कलेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे क्या होगा। किसने कहा व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नता हैं? ऑप्शन है मार्स एवं विंगो ने, या साइमन ने, या टाइलर ने, या इनमें से कोई नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नता हैं, ये बात कही मार्स एवं विंगो ने। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है यहाँ, मार्स और विंगो। मार्स एवं विंगो ने वैयक्तिक विभिन्नता के संबंध में ये अपने विचार प्रकट किए कि वैयक्तिक विभिन्नताएं वास्तव में सीखने के लिए तत्परता की विभिन्नताएं होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करेंगे क्या होगा। गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि के तत्व बताए गए हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से तैयार होता है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड के सिद्धांत में बुद्धि के तत्व बताए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ 150। जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत जो दिया था, ये सिद्धांत बुद्धि को एक तार्किक रचना मानता है। बुद्धि को क्या मानता है? एक तार्किक रचना मानता है। यानी बुद्धि किस पर बेस्ड है? रीजनिंग पर बेस्ड है। इसके अलावा इसमें 3 भागों में इसको विभक्त किया गया। कौन कौन से भाग थे, इनके बारे में भी आपको जान लेना है। अगर इनकी हम बात करें तो पहला भाग था विषय वस्तु। पहला क्या था? विषय वस्तु। क्योंकि त्रिआयामी है तो 3 आयाम थे विषय वस्तु। दूसरा था संक्रिया, और तीसरे अगर हम भाग की बात करें तो तीसरा भाग था उत्पाद। क्या था? उत्पाद। तो बुद्धि के ये त्रिआयामी जो सिद्धांत है, इसमें विषय वस्तु के ये जो त्रिआयामी सिद्धांत हैं, इसमें क्या था कि 5 तत्व, कितने तत्व? 5। विषय वस्तु जो थी इसके 5 तत्व थे, जो पहली मैंने आपको बताई। इसके अलावा संक्रिया जो थी इसके भी 5 थे। उसके बाद में उत्पाद के 6 तत्व बताए गए। उत्पाद के कितने तत्व? 6। यानी कि विषय वस्तु के 5 तत्व, क्योंकि 3 आयामी था, त्रिआयाम थे विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। विषय वस्तु के 5 तत्व, संक्रिया के 5 तत्व और उत्पाद के 6 तत्व। इस तरह इन तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 5 × 5 × 6 टोटल 150। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करेंगे। किशोरों में फोबिया उत्पन्न होने का कारण है। किशोर जो होते हैं उनमें फोबिया उत्पन्न होने का कारण होता है चिंता। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चिंता की वजह से जो किशोर होते हैं, यानी कि 13 से 19 ईयर के किशोरावस्था में जो बालक होते हैं, किशोरों में चिंता जो है ये फोबिया का यानी डर का कारण बनती है। किशोरों में भय से चिंता तथा चिंता से फोबिया उत्पन्न हो जाता है। किसी चीज़ से डर बनता है, डर से चिंता होती है, और चिंता से क्या बन जाता है? फोबिया उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का प्रकार है। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक में ये सभी आते हैं, क्योंकि परिवार की स्थिति भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। विद्यालय की स्थिति भी, कि विद्यालय में कैसी सुविधाएं हैं, कैसी सुविधाएं नहीं हैं, टीचर्स का बिहेव कैसा है, सारी चीज़ें जो विद्यालय से रिलेटेड हैं वो बच्चे के डेवलपमेंट को, बच्चे के विकास को प्रभावित करेंगी। संतान संबंधी कारक भी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इसलिए विकास को प्रभावित करने वाले ये तीनों ही कारक सही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और ऑप्शन पूछ लिया जाता है माता संबंधी विकास के कारक। तो माता संबंधी विकास के कारक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी माता में अगर कोई बीमारी है तो उससे संतान में होने का भी एक चांस रहता है, इसलिए माता संबंधी कारक भी विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे इसका क्या होगा। प्रतिभाशाली माता पिता की संतान
दुर्बल बुद्धि हो सकती हैं, यह कौन सा नियम है? यानी कि जो पूर्वज हैं यानी माता पिता हैं, उनकी संतान बुद्धिमान माता पिता हैं, प्रतिभाशाली माता पिता हैं, लेकिन उनकी संतान कैसी है? दुर्बल बुद्धि की हो सकती है। ये कौन सा सिद्धांत कहता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम ये कहता है कि यदि माता पिता प्रतिभाशाली हैं तो उनकी संतान दुर्बल बुद्धि की हो सकती है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि वंशानुक्रम या आनुवंशिकता क्या होती है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो पूर्वजों के जो गुण होते हैं, पूर्वजों के गुणों का माता पिता द्वारा संतान में स्थानांतरण होना, संतान में ट्रांसफर होना ही वंशक्रम या आनुवंशिकता कहलाता है। जीन से ही वंशक्रम के निर्धारित होते हैं। जो जीन्स होते हैं वही वंशक्रम के निर्धारक होते हैं। जीन्स के ही ऊपर डिपेंड करता है इस बात का कि वंशक्रम का निर्धारण कैसा होगा। प्रत्यागमन के नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतानें दुर्बल बुद्धि की हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, मेंडल ने निम्न में से कौन सा अपने प्रयोग को हेतु प्रयुक्त कहा? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मेंडल ने कौन सा अपने प्रयोगों हेतु प्रयुक्त किया? यहाँ प्रयोगों होगा, प्रयोगों हेतु प्रयुक्त किया। ऑप्शन है मटर, चूहा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन यहाँ पर थर्ड करेक्ट होगा, ए और बी दोनों, क्योंकि मेंडल ने मटर पर भी प्रयोग किया और चूहे पर भी प्रयोग किया था मेंडल ने। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए हम ऑप्शन थर्ड के साथ में जाएंगे। मेंडल की हम बात करें, ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे, कहाँ के विद्वान थे? ये अगर पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है, चेकोस्लोवाकिया के ये विद्वान थे। चेकोस्लोवाकिया के ये ग्रेगर मेंडल विद्वान हुए और इन्होंने ये सिद्ध किया कि वर्ण संकर प्राणी अथवा मौलिक अथवा सामान्य रूप की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। मेंडल ने मटर और चूहों पर प्रयोग किया था। मटर के 2800 पेड़ों पर इन्होंने प्रयोग किया था मेंडल ने। वंशानुक्रम के सिद्धांत से भी ये संबंधित हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे बहुत ध्यान से। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है, यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। ये परिभाषा किसने दी? स्किनर ने दी है, स्किनर, ये आपको याद रखनी है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये परिभाषा भी किसकी होगी? ये परिभाषा भी स्किनर की होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। 1904 में पावलोव ने कौन से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? 1904 में पावलोव ने कौन से अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ईपी पावलोव ने, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और इसको याद करने के लिए मैंने आपको निमोनिक बताया था, पी से पावलोव और के से कुत्ता। तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया। आपसे पूछ लिया जाए कि पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये रसिया के मनोवैज्ञानिक हैं, याद रखिएगा, रूस के ये मनोवैज्ञानिक हैं। कहाँ के? रूस के मनोवैज्ञानिक हैं पावलोव। और पावलोव ने 1904 ईस्वी में शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत स्वभाव और आदतों के निर्माण में सहायक होता है। चीज़ों को एक दूसरे से अनुबंध करके, जोड़ करके बच्चे को सिखाया जाता है। याद रखिएगा इस सिद्धांत को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व निम्न में से हैं। ऑप्शन है बहिर्गमन, आकृतिकरण, पुनर्वलन, उपर्युक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व निम्न में से हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व की अगर हम बात करें तो ये तीनों ही तत्व हैं, बहिर्गमन, आकृतिकरण, पुनर्वलन, तीनों ही तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के तत्व टोटल कितने हैं? तो आपको याद रखना है, टोटल 4 हैं। कौन कौन से? बहिर्गमन, आकृतिकरण, पुनर्वलन और स्वतः आपूर्ति। कौन सा है? स्वतः आपूर्ति। याद रखिएगा 4 ही तत्व हैं किसके? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के। अब एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया?
तो आपको याद रखना है किसने दिया था, जो लास्ट क्वेश्चन अभी आया था, स्किनर ने दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और स्किनर ने अधिगम किसको कहा, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया को अधिगम कहा। किसने, स्किनर ने। आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अन्य नाम निम्न में से कौन से हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम आपको बताने हैं कौन कौन से होंगे। वैचारिक क्रिया अवस्था, नियमीकरण की अवस्था, और ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ सही होगा, वैचारिक क्रिया अवस्था और नियमीकरण की अवस्था। अब हम बात करें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, तो आपको याद रखना है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। कितने वर्ष की अवस्था, 7 से 12 वर्ष की अवस्था। अगर आपसे टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा 7 से 12 वर्ष की अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई गई। कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। कौन कौन सी, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखिएगा तीसरी अवस्था है ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 12 वर्ष की मानी जाती है। और इस अवस्था में मुख्य विशेषता क्या होती है, इस अवस्था में मुख्य विशेषता होती है बच्चा खुद से करके सीखता है 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर आपको करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रावधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति में महिला सदस्यों की संख्या होगी। ऑप्शन है 20%, 30%, 50% या 40%। इसका आंसर करेंगे क्या होगा, 20%, 50%, 30% या 40%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, 50%। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई एक्ट 2009 इसका नाम था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये पूरे देश में कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन जो समिति होगी, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय की एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, और उस समिति में पहले क्या था कि पुरुष सदस्य हुआ करते थे, लेकिन आरटीई एक्ट 2009 आया और इसके अनुसार प्रत्येक विद्यालय में जो विद्यालय प्रबंधन समिति थी उसमें 50% महिलाएं होंगी, ये प्रावधान रखा गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, तो इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने कहा, यदि प्रश्नों की रचना सावधानी पूर्वक की जाए तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता हो सकती है। यदि प्रश्नों की रचना सावधानी पूर्वक, बिल्कुल सही बात है कि जब आप प्रश्नों की रचना कर रहे हैं तो वो रचना सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होगी। विश्वसनीयता क्यों होगी, जब डाउट्स नहीं होंगे, गलतियां नहीं होंगी, तो किसी को डाउट भी नहीं होंगे, विश्वास करेंगे लोग, तो सावधानी का होना बेहद जरूरी है। तो ये बात किसने कही है, कौन महाशय हुए ऐसे जिन्होंने ये बात कही। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि प्रश्नों की चर्चा जब की गई है तो प्रश्नावली विधि के जनक कौन हैं। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, आंसर करके बताइए फटाफट आंसर कीजिए। प्रश्नावली विधि के जनक कौन हैं। प्रश्नावली विधि के जनक हैं वुडवर्थ, और वुडवर्थ ने ही ये बात कही है कि यदि प्रश्नों की रचना सावधानी पूर्वक ध्यान से किया जाए, केयरफुली की जाए, तो प्रश्नावलियों में पर्याप्त विश्वसनीयता होगी। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। वुडवर्थ को प्रश्नावली विधि का जनक माना जाता है। और ये जो विधि है प्रश्नावली विधि, इस विधि को हम कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जानते हैं। कौन सी विधि, कागज पेंसिल विधि। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ करेक्ट होगा, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा। क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करेंगे। यहाँ ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा था क्वेश्चन, तो पूरी स्लाइड पर शो भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, क्रियात्मक अनुसंधान का सूत्रपात सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ, ये बात सही है। क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित करने में स्टीफन एम कोरे का योगदान है, ये भी बात सही है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया। एंडरसन ने क्रियात्मक अनुसंधान के लिए 7 सोपानों को आवश्यक माना, ये भी बात सही है। लेकिन आपसे पूछा है गलत, तो ये सारे गलत हो जाएंगे और ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्टीफन एम कोरे ने किया, ये बात गलत है। इतना याद रखना कि क्रियात्मक अनुसंधान को शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए, इसको फेमस करने के लिए शिक्षा जगत में क्रियात्मक अनुसंधान को
तो इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा स्टीफन एम कोरे का। स्टीफन एम कोरे कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टीफन एम कोरे ने नहीं किया, ये आपको याद रखना है। इसका प्रयोग सबसे पहले कोलियर नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया। किसने? कोलियर नाम के मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया, ये आपको याद रखना है। कोलियर नाम के मनोवैज्ञानिक ने क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, और क्रियात्मक अनुसंधान, समावेशी शिक्षा, ये सभी आपके एस्टेट के सिलेबस में हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा बालकों के अध्ययन का तरीका है? निम्न में से कौन सा बालकों के अध्ययन का तरीका है? तो इसके तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, अनुभव भी, वातावरण भी और अभिप्रेरणा भी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो बात करें हम जीन पियाजे और वाइगोत्स्की की। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सबसे पहले बालकों के सीखने के तरीकों का अध्ययन किया था। याद रखिएगा किस किसने? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ही संज्ञानवादी हैं, और इन दोनों ने सबसे पहले बालकों के अध्ययन का तरीका जो है इस पर अध्ययन किया था, बालकों के सीखने के तरीकों का अध्ययन। ठीक, अब हम बात करें कि इसके कितने तरीकों की इन्होंने बात की। तो सीखने के इन्होंने बहुत सारे तरीकों की बात की, जिनमें से कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ। जैसे पहला यहाँ दिया है अनुभव, वातावरण, फिर उसके बाद अभिप्रेरणा, अभ्यास होता है, करके सीखना, परिपक्वता द्वारा, अभिरुचि द्वारा, उसके अलावा समस्या समाधान द्वारा, निरीक्षण द्वारा और प्रयोग के द्वारा। तो बहुत सारे तरीके, जिनमें कम से कम 10 आपको याद रखने हैं। अनुभव द्वारा, वातावरण द्वारा, अभ्यास द्वारा, करके सीखना, परिपक्वता द्वारा, अभिरुचि द्वारा, अभिप्रेरणा द्वारा, समस्या समाधान द्वारा, निरीक्षण द्वारा और प्रयोग द्वारा। तो इतने आपको याद रखने ही हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर। एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? ऑप्शन है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या समाधान पर, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार करने में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय संचालन समिति एवं राष्ट्रीय फोकस समूहों का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसमें प्रावधान रखा गया था कि शिक्षा बिना बोझ के। कौन सी समिति? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षा बिना बोझ के ये किस समिति का प्रावधान है, तो आपको याद रखना है यशपाल समिति। कौन सी समिति? यशपाल समिति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसमें यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, जिसको यशपाल समिति के नाम से जाना गया। और इसमें प्रावधान रखा गया कि शिक्षा बिना बोझ के आधार पर और बाल शिक्षा को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार की गई थी। बच्चे को केंद्र बिंदु में रखा था, केंद्र में रखा था, और शिक्षक कहाँ था? पर्दे के पीछे रहेगा शिक्षक। तो इसके अलावा फिर क्या हुआ था? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण के लिए 5 तत्वों को प्रस्ताव में रखा गया। कौन कौन से 5 तत्व थे, इनको भी आप याद रखिएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 5 ही बातें रामबाण सिद्ध होंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, या एक और बात थी कि रटंत प्रणाली पर बिल्कुल भी ध्यान न देना, रटंत प्रणाली को मुक्त कर देना। रटंत जो प्रणाली है उससे पाठ्यचर्या की मुक्ति निश्चित करना। इसके अलावा एक पॉइंट रखा गया था, परीक्षा को अधिक लचीला बनाकर कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। एक पॉइंट और रखा गया था, चौथे नंबर का, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित करने वाली भावी पहचान का विकास करना। और 5वां पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना जिससे बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मिले, यानी कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। बच्चों का चहुमुखी यानी चारों तरफ से संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, कौशलात्मक सभी तरीके का विकास हो सके, इस तरीके का आपको पाठ्यक्रम रखना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि किस पर केंद्रित होनी चाहिए? बच्चे पर केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो ये 5 ही बातें आपको याद रखनी है। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको याद रखना है कि बच्चे का जो ज्ञान है उसे विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये बहुत पूछा जाता है। इसके अलावा एनसीएफ 2005 रटंत विद्या पर बल नहीं देता, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ऐसी पाठ्यचर्या का निर्माण करना जिससे बच्चे के चहुमुखी विकास हो सके, ये तीनों पॉइंट तो आपको बेहद याद रखने हैं। तो गाइज ये थे 15 क्वेश्चन। अब बता दीजिए कि आउट ऑफ 15 आपके कितने करेक्ट हुए, ये बात बताइए। और ये सेशन आपको कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और फिर वही बात कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो क्लास हुई है इसी से रिलेटेड आपका टेस्ट भी कराया जाएगा।
तो आप अपने आप को ऑब्जर्व कर पाएंगे, अपने आप को आकलन कर पाएंगे, खुद का मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने कितना सीखा। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।